Hello student, I am back with new topic of some basic concept of chemistry. In the last class we have discussed up to concept of empirical formula and molecular formula. Today's our new topic is concept of laws of chemical combination. ठीक है, our today's topic is laws of chemical combination. ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे empirical formula, molecular formula के बारे में. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली 5 होते हैं, बट एडवांस लेवल पे चला जाए तो 6 होते हैं. 5 कौन कौन से होते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या उसी को लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, और लास्ट है एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो लॉ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ोगे, बट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो एक साथ पढ़ लेते हैं. तो आवर टुडेज टॉपिक इज ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो लिखेंगे आप लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन? क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या कोई केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो कंपाउंड बनता है, केमिकल कंपाउंड बनता है, या कोई किसी कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है उसको कंसर्न देखते हुए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया गया. ठीक है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड एंड फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड देन फॉलो सर्टेन लॉज. ठीक है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन आर अकर्ड एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड देन दैट रिएक्शन विल ऑलवेज follow the certain laws which is given by the different scientists. And the composition of any matter or any compound which is also followed by certain laws which is also given by some scientists which is known as laws of chemical combination. आया समझ में? क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया है. ठीक है, तो आप लोग एक 2 लाइन लिख लीजिए, सिंपल 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद हमको बताते हैं. 2 लाइन लिख लीजिए कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या. लिखिए लेवोशियर, डाल्टन, एवोगैड्रो. लिखिए लेवोशियर साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है, आप लोग लिखिए लेवोशियर, डाल्टन, एवोगैड्रो and many other scientists. लेवोशियर, डाल्टन, लेवोशियर का स्पेलिंग क्या होगा आप बुक से भी देख सकते हो या मैं बोल दे रहा हूँ LAVOISIER. लेवोशियर, डाल्टन, एवोगैड्रो and many other scientists formulate certain laws. लेवोशियर, डाल्टन, Avogadro and many other scientists formulate certain laws concerning about the composition of matter, या compound भी लिख सकते हो, concerning about the composition of matter or compound and chemical reaction. लिख लिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. लेवोशियर, डाल्टन, एवोगैड्रो एंड मैनी अदर साइंटिस्ट formulate certain laws concerning about the composition of matter or compound and chemical reaction. ठीक है, and these laws is known as laws of chemical law. ठीक है, जो certain laws formulate किया उसी laws में क्या होता है, and these laws is known as laws of chemical combination. And these laws is known as laws of chemical combination. हम 1 by 1 एक करके डिस्कस करते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है. तो पहला मेरा जो laws of chemical है वो क्या है? सिंपल थ्योरेटिकल चीज है, laws of conservation of mass. laws of conservation of mass. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? बड़ा सिंपल है. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है देखो, और ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है किस साइंटिस्ट ने दिया था?
ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेवोशियर साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जब भी कभी रिएक्शन होता है, जब भी कभी रिएक्शन होगा और उससे जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जब भी कभी रिएक्शन होगा तो मास जो है हमेशा कंजर्व रहेगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन मास विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। इट मींस मास बिफोर रिएक्शन एंड मास आफ्टर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल। या आप बोल सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। Mass of reactant means mass before reaction. Mass of product means mass after the reaction. It means mass will always remain conserved in any chemical reaction. It means mass before reaction, total mass before reaction, total mass after the reaction is always equal. It means mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. किसी भी chemical reaction में mass कभी भी आपका क्या होता है, ना create होता है ना destroyed होता है। कभी भी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद हमेशा मास इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल, फिजिकल चेंज हो सकता है, प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे मान लो कि एक कटोरा, आप मान लो कि पानी को आइस जमाना है, एक कटोरे पानी को आइस जमाना है, तो एक कटोरा पानी लिए और आपने क्या कर दिया, फ्रीजर में डाल दिया। ठीक है, मान लो कि 6-7 घंटे बाद आप निकालते हो तो पूरा जम जाएगा, पूरा आइस बन जाएगा। तो जो वेट था आपका पानी का, आइस बनने के बाद जो वेट होगा वो दोनों ही सेम होगा। क्या कम हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। हो सकता है कि उसका फिजिकल चेंज आ गया होगा, वो लिक्विड है, वो सॉलिड बन गया, वो अलग बात है, बट आपका हमेशा मास कंजर्व रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंज आया है ना। लिक्विड से क्या हुआ, लिक्विड से आपका सॉलिड आइस बन गया, बट मास जो है एक कटोरे पानी का जो मास है वो मेजर कर लेना, जमने के बाद भी आइस का मास मेजर करना, वो सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, क्यों कंजर्व रहता है? क्योंकि एटम, नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ऐसे बोल के हम इक्वल बोल सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ साइड। इन बोथ साइड मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन बोथ साइड इक्वल होता है, इसलिए आपका मास भी इक्वल होता है। आया समझ में? ठीक है, इसलिए ये कंजर्वेशन यहाँ पे पीओसी भी लगा सकते हैं, पीओसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को भी ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. According to this law, mass can neither be created nor be destroyed. According to this law, mass can neither be created nor be destroyed. ठीक है, it will remain conserved. It will remain conserved. It will remain conserved. It will remain conserved during any chemical reaction. During any chemical reaction. या in any chemical reaction. In any chemical reaction. In any chemical reaction. In any chemical reaction. समझ में आ रहा है? According to this law, mass can neither be created nor be destroyed, and it will remain conserved in any chemical reaction. According to this law, mass can neither be created nor be destroyed. It will remain conserved in any chemical reaction. मतलब क्या, और थोड़ा डिटेल में लिखें कि टोटल मास, ठीक है, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास before reaction, total mass before reaction is always equal to total mass after reaction. Total mass after reaction, total mass before reaction is equal to total mass after reaction should be equal. ध्यान रखिएगा, total mass before reaction is always equal to total mass after reaction. ध्यान रखिएगा, total mass before reaction
इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, हमेशा इक्वल होगा। और ये जो लॉ है ना केवल केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे लिख लेना नोट बना के, नोट बना के आप लिख सकते हो कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए अलग चलता है रूल्स, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं, ध्यान रखिएगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होने का रीजन क्या है कि हमेशा आपका रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस होता है। तो बैलेंस होने के कारण क्या होता है कि जितना एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड्स। इसके कारण से आपका मास हमेशा इक्वल होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस O2 गिव्स क्या बनता है H2O, इसको बैलेंस करते हैं, हमेशा रिएक्शन बैलेंस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे लगा दो 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, ठीक है। अब देखो कितना हाइड्रोजन आइटम है बताओ, रिएक्टेंट साइड में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट साइड आपका राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपका राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट साइड नहीं, राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड होता है आपका प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम कितने, 4, इधर हाइड्रोजन आइटम कितने, 4, इधर ऑक्सीजन आइटम कितने, 2, इधर ऑक्सीजन आइटम कितने, 2। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम होने के कारण मास हमेशा इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉलो करता है, ये फॉलो भी करता है क्या, पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को, मतलब एटम भी कंजर्व रहेगा, एटम भी क्या रहेगा, कंजर्व है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड। दैट्स व्हाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है, ध्यान रखिएगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, टोटल मास निकाल लो रिएक्टेंट साइड में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा बताओ, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आइटम है, एक हाइड्रोजन आइटम का मास कितना होता है 1, तो 1 × 4 प्लस, अब ऑक्सीजन में कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन आइटम है 2, 16 2 जा 32, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 ग्राम। चलो हम निकाल लेते हैं टोटल मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लें। इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 × 4, और ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, पूरा मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 16 × 2, तो कितना हो गया फिर से 36 ग्राम। तो देख रहे हो आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम होने के कारण ही ये क्या फॉलो कर रहा है, मतलब कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, वो हमेशा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इतना कॉपी करो पहले, इतना जल्दी से कॉपी करो, फास्ट जल्दी से कॉपी कीजिए। कर लिए नोट, आगे बढ़े, चलिए चलिए एक दो और एग्जांपल लिखते हैं तो और समझ में आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड, रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड में सेम होने के कारण ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। इस कारण से एटम भी कंजर्व रहता है, हमने बोलते हैं एक पढ़ना है हम लोग पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यही रीजन है कि क्यों एटम कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे कि मान लो CH4 को आप कंबशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा CO2 और H2O, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करता है। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 4 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 लगा दो, कार्बन 1 है, बैलेंस हो गया। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। तो कार्बन का कितना मास होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना होता है 16, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 16, कितने ऑक्सीजन 4, तो 16 4 जा 64, ऐड कर लो, 64 और 16 कितना हो जाएगा बताओ, 64 और 16 हो जाएगा आपका 80 ग्राम, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड कितना आ गया 80 ग्राम। यहाँ भी देखते हैं कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 2 जा 32, 32 और 12 44 प्लस
वाटर का कितना होता है 18 होता है, चाहो तो निकाल सकते हो। वाटर का देख लो 18 होता है, 18 टू जा कितना हो जाए 36, 44 और 36 कितना होता है 80 ग्राम। क्या दोनों सेम हो गया? अब सेम हो गया तो ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड होल्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आया समझ में? क्या क्लियर हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेता है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन भी इसमें कभी कभी पूछ लेता है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सपोज छोटा क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है। जैसे कि हम मान लो सपोज छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो हाँ NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा बताओ? ये बना लेगा आपका NaCl प्लस H2O। मैंने बोल दिया कि NaOH का कितना मास लिए, सपोज मैंने ले लिया 50 ग्राम, ठीक है, और HCl का छोड़ देते हैं। NaCl का बना कितना, मान लो कि बना 80 ग्राम और ये बना मान लो सपोज 30 ग्राम, सपोज मैंने बोल दिया 30 ग्राम बना। तो आपको बताना ये कितना होगा, x ग्राम कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दो और ये दोनों को ऐड कर दो, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। तो 30 80 30 कितना हो जाएगा 110, 110 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 110 को सब्ट्रैक्ट कर दो -50 से, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 60, मतलब HCl का कितना मास लिए होंगे 60 ग्राम। आया समझ में? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो ये मेरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड मेरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। तो सेकेंड मेरा पार्ट है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन देखेंगे। सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, बोलो लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलो या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने किया था? प्रोपोर्शन। ये साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। ये क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड के जो आपका एलिमेंट से बना हुआ, जो कंपाउंड जो एलिमेंट से बना हो, उस एलिमेंट का, ठीक है, कंसर्न जो एलिमेंट है उसका जो आपका वेट रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है तो उसका जो कंसर्न एलिमेंट है, उस कंसर्न एलिमेंट का वेट रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नो मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड, नो मैटर व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंपाउंड कहां से ला रहे हो, वो कंपाउंड कैसे बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सेम कंपाउंड के कंसर्न एलिमेंट का वेट रेशियो हमेशा सेम रहेगा। आ रहा है समझ में? तो इसका कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a given compound always contain same element, always contain exactly the same element, लिख लो always contain exactly the same element, always contain exactly the same element, always contain the exactly the same element. According to this law, a given compound always contain exactly the same element, ठीक है, exactly the same element, contain exactly the same element in constant या definite, in constant proportion, in constant proportion या in constant weight ratio लिख देते हैं, in constant weight ratio, in constant weight ratio, in constant weight ratio, irrespective of their source, irrespective of their source or method of preparation, or
मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़ा सिंपल इसका स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट इन कांस्टेंट वेट रेशियो, इन कांस्टेंट बोल सकते हैं या इन डेफिनिट वेट रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बोलता है, एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट in definite weight ratio no matter what is the source of that chemical compound, no matter what is the method of preparation of that compound। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हो उस केमिकल कंपाउंड के जो जिससे बना हुआ एलिमेंट है उस एलिमेंट का वेट रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है कि वो कंपाउंड कहाँ से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा वाटर। वाटर का देख लेते हैं। वाटर में देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट। वाटर हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट से बनेगा। अब ऐसा कोई वाटर है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, कार्बन से बन गया हो, ऐसा तो नहीं है। हमेशा वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा। तो हाइड्रोजन में बताओ कितना इसका वेट होता है, हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन एटम है 2, तो 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16, इसका वेट रेशियो कितना हो जाएगा, तो अगर सिंपल करोगे तो 1:8 होगा। ये 1:8 जो है वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो है वाटर में, क्योंकि आपका वाटर किससे किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। अब ये वाटर कहीं से मिला, इसका सोर्स मान लो कि हम मान लेते हैं सोर्स जो है, इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है बताओ। इसका सोर्स हो सकता है टैप वाटर ले आओ, चाहे वेल से ले आओ, वेल वाटर, चाहे रिवर वाटर ले आओ, रेन वाटर ले आओ, कहीं से भी लाओ। चाहे आप लैब में बनाओ, चाहे आप लैब में प्रिपेयर करो, लैब में प्रिपेयर करो वाटर को, मतलब कि किसी भी सोर्स से लाओ वाटर को, या आप लैब में प्रिपेयर करो, उसमें उस वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। ये चेंज नहीं होने वाला है, हमेशा 1:8 हो। वही मैं लिखा है, any chemical compound always contain exactly the same element in definite या constant weight ratio irrespective of their source और method of preparation। कोई भी कंपाउंड ले आओ, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड बना या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CaCO3 को, ये फर्स्ट सोर्स है, CaCO3 को हीट करोगे क्या बनेगा, CaO + CO2। एक मेरा यहां से नहीं मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड केस हम लोग क्या करते हैं, CO2 बनाने का और तरीका, मीथेन को जला दो, ऑक्सीजन, मीथेन को आप जला दोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो बनेगा आपका CO2 + H2। तो देखो यहां से भी बन रहा है, ये सेकेंड मेथड है। अब CO2 का इसमें ले लो या इसमें ले लो, CO2 का मेथड ऑफ प्रिपेयर, CO2 में कार्बन का वेट की रेशियो कितना, वेट कितना है 12, और ऑक्सीजन का कितना है 62 × 32, तो 12 और 32 का वेट रेशियो में कॉमन निकालो, तो 4 से 4 3 × 12, 4 8, मतलब हमेशा 3:8 होगा। मतलब इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो 3:8 मिलेगा, इस CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो 3:8 ही मिलेगा, अलग नहीं हो जाएगा। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड लेके आओ, CO2 का वेट रेशियो, CO2 का हमको मिला है, एक बार CaCO3 को हीट किए, और एक बार CO2 मिला जब आप मीथेन को जलाए, वहां से भी CO2 मिला। चाहे आप CO2 और कहीं से भी ले आओ, चाहे आपका सपोज मान लो कि आप व्हीकल चला रहे हो, व्हीकल से जो आपका CO2 बाहर निकल रहा है, या कोई लकड़ी जला रहे हो, वुड जला रहे हो, वहां CO2 मिल रहा है, या इंडस्ट्री से जो आपका चिमनी से आपका CO2 मिल रहा है, कहीं से भी CO2 मिल रहा है, और CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का वेट रेशियो हमेशा 3:8 में ही मिलेगा ऑलवेज। इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन बाद में लेते हैं, इस पे क्वेश्चन हम लोग बाद में लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है बाद में लेते हैं। ये हो गया लॉज ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलिए मिटा दें, समझ में आ गया। इस तरह से जितने भी केमिकल कंपाउंड है, अब केमिकल कंपाउंड का सोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेथड प्रिपरेशन भी अलग अलग हो सकते हैं, तो सारे सेम केमिकल कंपाउंड का जिस भी एलिमेंट से बना हुआ उस एलिमेंट का वेट रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। थर्ड लिखेंगे लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखिए, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है।
थर्ड लिखेंगे लॉज ऑफ मल्टीपल। तो पहले इसका स्टेटमेंट बुक बड़ा है, उसको पहले लिखवाते हैं। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक था कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अब आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया? डाल्टन ने दिया, ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया था। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले लिख लो स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट बोल दो, या व्हेन वन और मोर देन टू एलिमेंट बोल दो, ठीक है। जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो मे बी आपका एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है। व्हेन टू एलिमेंट, या बोल सकते हैं व्हेन वन एलिमेंट combines with another element, when one element combines with another element to form two or more compound, and the mass of one element combines with constant mass of another element, always bear a simple ratio, सिंपल रेशियो मतलब क्या हुआ? सिंपल रेशियो 1:2, 2:1, 2:3, 2:5, ये हो गया सिंपल रेशियो, ठीक है। तो क्या बोलता है? जब एक एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोलता है? जब वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, and the mass of one element combines with the constant mass of another element, always bear a simple ratio। कहने का क्या मतलब है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो मे बी आपका दो या दो से अधिक कंपाउंड बना सकता है, बना सकता है। और उस दो कंपाउंड जो भी बन रहा है, दो या दो से अधिक कंपाउंड बन रहा है, उनमें से एक एलिमेंट का मास को क्या रखना है? कांस्टेंट। और दूसरे एलिमेंट का जो मास वेरिएबल है उसका रेशियो हमेशा बियर करेगा सिंपल। अब एग्जांपल समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हम सल्फर एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं, ये SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है। इसमें दो है, SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। सल्फर का यहाँ पे वेट कितना है? सल्फर का वेट बताओ कितना है? सल्फर का वेट यहाँ पे 32 होता है। यहाँ पे सल्फर का वेट कितना होता है? 32। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 2 32। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 होता है, 32। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? 48 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट कर दो, तो ये एलिमेंट का मास क्या है? कांस्टेंट है। दूसरे एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका वेट रेशियो हमेशा आपका बियर करेगा सिंपल। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 32:48 क्या हो रहा है? 32:48 आपका 16 कॉमन ले लो तो 2:3 हो। ये सिंपल बियर रेशियो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही चीज लिखे हैं। when mass of one element combines with the constant mass of another element, when one element combines with the constant mass of other element, always bear the simple ratio। जब भी दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है तो एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रख दो, दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो वेरिएबल है, उसका वेट रेशियो हमेशा बियर करेगा सिंपल। पहले कॉपी करो, एक दो और एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो और एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मिटा दें, नोट कर लिए, ऊपर मिटा देते हैं। एक दो और एग्जांपल दे देते हैं तो समझ में आएगा। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल आपका एक दिया हम आपको सल्फर और ऑक्सीजन का। एक सीधा सीधा एग्जांपल देते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। अब कार्बन का यहाँ पे वेट कितना होता है? 12। यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है? 12। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32। ठीक है, तो एक एलिमेंट का वेट को कांस्टेंट रख दो।
एक वेट का एलिमेंट को क्या रख दो, कांस्टेंट। जो वेरिएबल वेट है उसका वेट रेशियो, उसका वेरिएबल वेट रेशियो कितना हो जाएगा, 16 कॉमन है तो 1:2 आ रहा है कि नहीं, सिंपल रेशियो है कि नहीं है। दिस इज सिंपल रेशियो, दिस इज सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। आया समझ में, क्लियर हुआ। ध्यान रखिएगा, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड बना सकता है, तो एक एलिमेंट के वेट को कांस्टेंट रख दो, तो दूसरे एलिमेंट का जो वेरिएबल वेट है उसका वेट रेशियो हमेशा बियर करेगा सिंपल। से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से एग्जांपल ले लो, सपोज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो ढेर सारा ऑक्साइड बनाता है। N2O भी बनाता है, NO भी बनाता है, ठीक है, N2O3 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है, तो हम जगह बनाते हैं, मिटा दे क्या एग्जांपल। चलिए ये एग्जांपल नीचे वाला मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल आपको देते हैं अच्छा सा। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो ढेर सारा आपका ऑक्साइड बनाता है। क्या क्या बनाता है बताओ, N2O बनाता है, NO भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है और N2O5 भी बनाता है। जब आप पढ़ोगे ना 15 ग्रुप तो बताया जाएगा नाइट्रोजन का ढेर सारा ऑक्साइड होता है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनाता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना वेट है बताओ, नाइट्रोजन का वेट कितना है यहाँ पे 42 से 28। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है बताओ, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है 14, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट कितना है बताओ 28, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, यहाँ पे नाइट्रोजन का बताओ 28, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, यहाँ पे नाइट्रोजन का 28, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 5 जा 80। अब देखो मैक्सिमम गैस में आपका नाइट्रोजन का वेट देखो 28, 28 और 28 है, एक जगह पे नहीं है 28। मैक्सिमम जगह पे नाइट्रोजन का वेट कितना है, हर एक कंपाउंड में 28 है, एक जगह पे नहीं है। ऑक्सीजन का मैक्सिमम जगह पे चेंज है 16, 48, 64, 80। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 28 बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाए 28 और ये कितना हो जाए 32, तो हो गया ना। तो हर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का हम लोग वेट को क्या रख दिए कांस्टेंट, और वेरिएबल वेट किस एलिमेंट का हो गया, ऑक्सीजन का। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32, यहाँ 48 है, यहाँ 64, यहाँ पे 80। वेट रेशियो निकालते हैं तो 16:2, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं क्या हुआ 16:2, 32:2, 48:2, यहाँ पे जगह ही नहीं हट रहा है, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। क्या है यहाँ पे 16:2, 32:2, 48:2, 64:2 और 80:2। देखो यार है 16:2, 32:2, 48:2, 64:2, 80। कॉमन 16 ले लो तो 1:2, 2:2, 3:4, 4:5। क्या ये सिंपल रेशियो नहीं है? यही तो स्टेटमेंट है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, मल्टीपल रेशियो में आएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, आ रहा है साथ में। तो जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, तो एक एलिमेंट का वेट को कांस्टेंट रख दो, दूसरे एलिमेंट का जो वेरिएबल वेट है उसका वेट रेशियो हमेशा बियर करेगा सिंपल। तो ये सिंपल ही तो है, यही है मेरा आपका सिंपल रेशियो बियर करेगा। और ये 100% राइट है, ऐसा नहीं है कि किसी 3-4 एलिमेंट को रिएक्ट कराने पे, जैसे जितने भी कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं दो एलिमेंट मिलके, तो ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट किया इसमें वैलिड हुआ, इसमें वैलिड हुआ, तो ऐसा नहीं कि कोई और एलिमेंट को रिएक्ट कराने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वहां वैलिड नहीं हुआ। ये 100% राइट है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आया समझ में? तो पहले इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ।